इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर। अच्छा, एक तो आपको ये बात बतानी है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। सर जी, पुराने दौरों में जानवर की खाल पे मैसेज लिखा जाता था और वो दूसरे मुल्कों में पहुंचाया जाता था, कम्युनिकेशन होती थी, इंफॉर्मेशन शेयर होती थी। ये इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दौर बढ़ता गया, कागज आ गया, कागज पे लिखने लगे। मियाँ साहब फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, रिपोर्ट जाती है और वो हर रोज एक सेल की रिपोर्ट जा रही है, हर रोज एक परचेज की रिपोर्ट जा रही है। कागज उनके पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कितनी सेल हुई और कितनी परचेज हुई। ये एक स्टेप रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई कि हम जब इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मालूमात का निज़ाम, इंफॉर्मेशन का निज़ाम, कम्युनिकेशन का निज़ाम। इस निज़ाम के हवाले से टेक्नोलॉजी में इतना काम हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं तो आपके दिमाग में कंप्यूटर आता है। हालांकि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर तो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी इंफॉर्मेशन का निज़ाम, आर्किटेक्चर, उसका प्लान, उसका नक्शा, ये बुनियादी तौर पे बात है। तो भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज के दौर में आपके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज़रिया सबसे मेजर क्या है? मोबाइल है, जिसमें आप एक मैसेज कर रहे हैं, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मालूमात एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आपका व्हाट्सएप है जहाँ जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है। तो आज इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद ये चीज़ें हैं। इदारों में, कंपनीज में कंप्यूटर्स हैं बुनियादी तौर पे, लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बन चुके हैं। तो बेसिकली आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम आर्किटेक्चर रेफर टू द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये रेफर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर क्या होगा। ये इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर में, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या शामिल है? हार्डवेयर शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल है, नेटवर्क शामिल है, प्रोटोकॉल शामिल है। चार चीज़ें: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और प्रोटोकॉल। सर जी, आईटी आर्किटेक्चर जो है ये करता क्या है? ये नक्शा है। सर आर्किटेक्चर से मुराद आप प्लान ले लें, आप एक नक्शा ले लें। A well-designed IT architecture ensures that system work together seamlessly. Seamless का क्या मतलब होता है? Smoothly, supporting operational requirement, scalability and security. A well-designed IT architecture ensures that the system work together seamlessly, supporting operational requirements, scalability and security. सर आपका अच्छा आईटी का आर्किटेक्चर ऐसा होता है जिससे ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है और स्मूथली सिस्टम आपस में काम करते हैं, स्केलेबल होते हैं। स्केलेबल का क्या मतलब होता है? बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। और लास्ट क्या है? सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। यही असल में यही सारी चीज़ें हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। ज़रा
हमने बात की कि आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या है, जो आईटी का सिस्टम है उसके आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या शामिल है, सर्वर शामिल है, स्टोरेज डिवाइसेस शामिल है, नेटवर्क इक्विपमेंट शामिल है, पेरिफेरल डिवाइसेस शामिल है। नाउ व्हाट इज सर्वर, ये पावरफुल कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डाटा स्टोरेज के लिए, एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए और नेटवर्क सर्विसेज के लिए। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है जो क्रिटिकल ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव, एसएसडी और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। हार्ड ड्राइव, यार एसएसडी का नाम सुना हुआ है ना, एसएसडी से बनता क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव है, एसएसडी और नेटवर्क अटैच्ड डिवाइसेस हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस में शामिल है। अच्छा, ये डाटा को स्टोर भी करने के काम आती है, एप्लीकेशन को स्टोर करने के काम आता है, और डाटा जब जरूरत हो इस यहाँ पर डाटा सेव होता है, डाटा एक्सेस किया जा सकता है। और फाइनली एक अहम बात यह है सर, बैकअप भी यहीं पर ही होता है, एसएसडी में बैकअप रखा होता है। नेटवर्क इक्विपमेंट्स, ये तीसरी बात आ गई। सर जी आपका डाटा, आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है बाकी कंप्यूटर से किसके जरिए, नेटवर्क के जरिए। तो नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं जैसे कि राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, इनके जरिए कम्युनिकेट करती है डिवाइसेस और सिस्टम आपस में। और फिर आ गए पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर से तो असल में मुराद है वो वाला पार्ट ऑफ सिस्टम या कंप्यूटर जो टचेबल है। सर्वर बताया, स्टोरेज डिवाइसेस बताई, नेटवर्क बताया और पेरिफेरल डिवाइसेस बताई। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर है तीन तरह का। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि मेमोरी और प्रोसेस। सर उसके बाद आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है कि यूजर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो एंड्रॉइड है, ये जो विंडोज है, ये जो आईओएस है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर जी इदारों में जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, हमारे एसबीआई में जो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए सारे बच्चों की इनरोलमेंट होती है और सारा निज़ाम है, वो बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरे नंबर पे आ गया मिडलवेयर। मिडलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम को, जिसके जरिए कम्युनिकेशन होती है और डाटा शेयर होता है। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर। नेटवर्क की बात करूं, तो नेटवर्क क्या है, इट्स जस्ट जिस तरह हमारा नर्वस सिस्टम है, ये पूरा नेटवर्क है। हमारे सर से लेकर हमारे पाँव तक पूरा जाल बिछा हुआ है, जहां ब्लड फ्लो के लिए वो इसी तरह यहाँ पर डेटा को फ्लो कराने के लिए जो निज़ाम है वो नेटवर्क कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है आईटी आर्किटेक्चर का, जिसके जरिए डाटा फ्लो करता है बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। ये इंटरनल सिस्टम को और एक्सटर्नल एंटिटीज को कनेक्ट करता है और फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड डाटा एक्सेस। नेटवर्क्स वेरी इन स्कोप। नेटवर्क में लैन है, वैन है और इंटरनेट है। सर व्हाट इज लैन? लिमिटेड एरिया विद इन अ बिल्डिंग कनेक्टिविटी करनी है तो लैन के जरिए होगी।
फास्ट, सिक्योर। दूसरा, वैन कनेक्ट्स डिवाइसेस ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, मल्टीपल ऑफिस लोकेशन, इट अनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन रिमोट साइट्स। ये आ गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मल्टीनेशनल कंपनी है, मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर ऑफिसेज हैं, उसको आपस में कनेक्ट करना है तो ये वैन के जरिए होगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है विद इन अ बिल्डिंग, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, और इंटरनेट तो ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो भाई हार्डवेयर भी बताया, सॉफ्टवेयर भी बताया, नेटवर्क भी बताया। स्टोरेज दो तरह की है, एक लोकल स्टोरेज और एक सेंट्रलाइज स्टोरेज। लोकल स्टोरेज वो स्टोरेज है जो इंडिविजुअल डिवाइस की होती है, जैसे हार्ड ड्राइव और एसएससी, ये छोटे स्केल पर होती है। सेंट्रलाइज स्टोरेज बड़ी स्टोरेज है, जैसे डेटा सेंटर और क्लाउड स्टोरेज। डेटा सेंटर और क्लाउड, ये जो जी ड्राइव है ये क्या है, ये सेंट्रलाइज स्टोरेज। सर, the various components and layer of IT system must work together to support an organization's operation. Hardware software interaction. The hardware and software must be compatible for optimal system performance. The operating system manages hardware resources while application software utilizes these resources to execute task. सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कंपैटिबिलिटी जरूरी है। सर जी आप गेम चला रहे हैं, आपकी गेम स्लो चल रही है, आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं वो ठीक चलती है, देखा है ना सर, ग्राफिक कार्ड एक हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर से हार्डवेयर ज्यादा बेहतर होगा तो आपका सॉफ्टवेयर ठीक से रन करेगा। तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होने चाहिए। अगर आपका आईफोन है तो उसमें एंड्रॉयड नहीं चलेगा, उसमें iOS ही चलेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सर जी उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो नेटवर्क डिपेंडेंट होते हैं। आप क्लास लेते हैं जूम पे या वेबिनार पे, है तो वो सॉफ्टवेयर लेकिन नेटवर्क के बगैर काम नहीं करता। लाइव क्लासेस सबका यही है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है उसमें भी यही है। फिर उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब है सर, यानी आपका स्टोरेज जो है वो भी नेटवर्क डिपेंडेंट है। सर आपने जी ड्राइव पर डाटा सेव किया हुआ, इंटरनेट नहीं है, आप उसको प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपकी स्टोरेज जो है वो भी बाज़ औक़ात नेटवर्क डिपेंडेंट हो जाती है। सर जी अब दो कॉन्सेप्ट अगले आ गए, एक है स्केलेबिलिटी और एक है फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल कंसाइज बताऊं तो स्केलेबिलिटी ये है कि आपके पास इलास्टिक, देखें जो इलास्टिक होता है जब हम छोटे होते थे तो शलवार में डालते थे, वो वाला इलास्टिक बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। तो बेसिकली स्केलेबिलिटी ये होता है कि वो इलास्टिसिटी हो कि बड़ा और छोटा किया जा सके इन रिस्पॉन्स टू रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल लीजिए, सर हमारी ये बिल्डिंग है, बच्चे बहुत ज्यादा फिजिकली आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? बच्चे बहुत ज्यादा फिजिकली आ गए हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस कैंपस के ऊपर एक और फ्लोर बना लें या एक दूसरा कैंपस बना लें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, या इस कैंपस के ऊपर एक फ्लोर बना लें या दूसरा कैंपस बना लें। अगर इस कैंपस के ऊपर फ्लोर बना लिया, या इस कैंपस के ऊपर फ्लोर बना लें या दूसरा कैंपस बना लें। एक ऑप्शन ये कि हम इस कैंपस के ऊपर ही फ्लोर बना लेते हैं। अब अगर हमने इस कैंपस के ऊपर फ्लोर बना लिया तो उससे क्या फायदा होगा?
सिक्योरिटी गार्ड इजाफी नहीं चाहिए। हमारा ऊपर कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगेगा और एक ही दरवाज़ा बंद होगा तो पूरा इदारा बंद, हमारे ज़्यादा बच्चों की नीड भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसके बरस अगर हम दूसरी जगह पे एक नया कैंपस खोलते हैं तो वहाँ पर नए गार्ड, नया स्टाफ, नई सिक्योरिटी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो विद इन अ कैंपस ऊपर एक और कैंपस बनाया ताकि ज्यादा बच्चों को केटर किया जा सके, इसको कहते हैं कौन सी स्केलेबिलिटी? वर्टिकल स्केलेबिलिटी। इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी। सर जी, जब लोड ज्यादा आए और आप अपने एग्जिस्टिंग कैंपस पर ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वो ज्यादा बच्चों को केटर कर सके, तो उसे वर्टिकल स्केलेबिलिटी कहते हैं। और एक केस ये कि जब लोड ज्यादा आए तो आप एक दूसरा कैंपस खोल लें और बच्चे वहां पर भेज दें, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल के अंदर एक फायदा भी है, अगर एक कैंपस बंद हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। वर्टिकल का नुकसान ये, अगर कैंपस बंद हुआ तो फिर सारा ही गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर एक एग्जांपल और ले लीजिए। सर जी, ये कंप्यूटर है, आपके पास वर्कलोड बड़ा, 2-3 कंप्यूटर रख लिए। सर ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। ये कंप्यूटर आपके पास वर्कलोड बड़ा, आपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर लिया, ये वर्टिकल है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वर्टिकल है। सर जी, आपके पास बच्चा बढ़ रहा है, आपने 2 कैंपस कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल है। आपके पास बच्चा बढ़ा, आपने एक कैंपस में इमारत ऊपर कर दी, ये अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करना कि वो ज्यादा प्रोसेस कर सके, इसको वर्टिकल स्केलेबिलिटी कहते हैं। और सिस्टम दो सिस्टम पे काम को डिपेंडेंट कर देना एक की बजाय, इसको हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में एक फायदा ये होता है कि भाई अगर एक सिस्टम खराब हुआ तो भी दूसरा सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन वर्टिकल के अंदर अगर एक ही सिस्टम है वो खराब हो गया तो काम रुक जाएगा। इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सर यहां पर ये सिस्टम खराब हो गया तो सब गया, यहां पर 4 कंप्यूटर हैं, सिस्टम खराब हो गया तो 3, तो फिर भी काम करते रहेंगे। सर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसको कहते हैं। एक यहां पर वर्ड आया है, मैं जरा वो बता दूं। एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोलिथिक। ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनमें हम जिनको तकसीम नहीं कर सकते। अगर इस तरह का सीन हो जाए कि आप उसको तकसीम ना कर सकें, तो उस केस में फिर आप हॉरिजॉन्टल की तरफ जा ही नहीं सकते, फिर आपको वर्टिकल स्केलेबिलिटी की तरफ ही जाना पड़ता है। सर इसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इंपॉर्टेंट एरिया स्केलेबिलिटी का, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज, वर्टिकल स्केलिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दे दी है, सिर्फ इसी पर ही सोचते रहे तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक ऊपर बिल्डिंग बना लिया और 2 कैंपस बना लिए। सर मोनोलिथिक बेसिकली ऐसी ऐप होती है जो एक गो की होती है, यानी उसके काम को तकसीम नहीं किया जा सकता। बेसिकली कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो मोनोलिथिक होती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और क्या कहते हैं आपके साथ डिस्कस करें। एक एग्जांपल और दिमाग में आई है कि बेसिकली पहले तो आप 4 लोग थे और एक गाड़ी पर चले जाते थे, अब आप हो गए 8 लोग और आप लोगों ने मरी जाना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक दिक्कत तो ये है कि आप बड़ी गाड़ी कर लें और 8 के 8 एक ही गाड़ी में जाएं, ये हो गई वर्टिकल स्केलेबिलिटी। और दिक्कत ये है कि आप 2 गाड़ियां 4-4 बंदों की कर लें और उस पर जाएं, ये क्या हो गया? और यार मुश्किल समझ आ रही है? सर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की गेम है।
आपके साथ डिस्कस कर लिया इसकी बात को। यार एक छोटी सी बात और है, मैं वो चाह रहा था पहले कर लूं। सर जी वो कहते हैं आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर की बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें से सवाल है लास्ट टाइम कि यार आपका सॉफ्टवेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि वो मॉड्यूलर डिज़ाइन हो। मॉड्यूलर डिज़ाइन का मतलब है वो आपका पूरा सॉफ्टवेयर कुछ मॉड्यूल्स में तकसीम हुआ हो। यानी एक हमारा एसबीआई का सॉफ्टवेयर है, उसमें एडमिशन डिपार्टमेंट अलहदा हो, उसमें स्टूडेंट डिपार्टमेंट अलहदा हो, उसमें स्टडी डिपार्टमेंट अलहदा हो, यानी मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हों। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको क्या एचआर डिपार्टमेंट अलहदा हो, तो मॉड्यूलर डिज़ाइन में मॉड्यूल्स होते हैं। सर जी ये ज़रा देखिएगा, मार्केटिंग मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है, रॉ मटेरियल का मॉड्यूल है, परचेज का, क्वालिटी कंट्रोल का मॉड्यूल है, स्टोर का मॉड्यूल है, अकाउंट्स का मॉड्यूल है, फाइनेंस का मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन में मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूलर डिज़ाइन का फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं पर ख़राबी आ गई है आपके सॉफ्टवेयर में, तो जिस मॉड्यूल में ख़राबी आई है सिर्फ वही उसके ऑपरेशन डिसरप्ट होंगे, बाकी चलता रहेगा। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मॉड्यूलर डिज़ाइन में इसको कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसमें हर कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अपडेट करना आसान है, स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब आम अल्फाज में कि अगर लोड ज़्यादा आया तो उसको हैंडल कर लेगा। सर एक मॉड्यूल में तब्दीली करनी है तो फिर उसको क्या कहता है, दूसरे मॉड्यूल चलता रहेगा, सिर्फ वही मॉड्यूल को आप वो करेंगे, उस मॉड्यूल की वर्किंग अफेक्ट होगी सिर्फ, बाकी सारे अफेक्ट नहीं होंगे। सर ये सारा मैंने बता दिया। एडवांटेजेस हैं, फ्लेक्सिबल है, मेंटेनेंस करना आसान है, कोलैबोरेशन करना आसान है, टीम बन जाती है और हर डिपार्टमेंट का एक बंदा आईटी वाले के साथ मुंसलिक होता है और वो फिर एक टीम की सूरत में ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकता है। एक आर्किटेक्चर में, आईटी सिस्टम के आर्किटेक्चर में एक तरीका है रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। सर जी आईटी सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए कि क्रिटिकल सिस्टम का बैकअप अवेलेबल हो। खुदा न खास्ता सिस्टम क्रैश करे, सिस्टम फेल कर जाए, कोई भी आंधी तूफान मुसीबत आ जाए तो आपका सिस्टम चलता रहे, और जैसे ही आपका एक मेन प्राइमरी सिस्टम क्रैश करे आपका बैकअप मौजूद हो और आपके ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। जैसे अगर अभी वापडा से लाइट जाए तो हमारा पूरा बैकअप सिस्टम मौजूद है कि विद इन अ मिनट हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा और हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर देंगे। सर ये है रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। सर इसके फायदे क्या हैं? अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, छोटा मोटा मसला हो जाए तो रिजिलियंस है। अच्छा एक तरफ तो ये ना, दूसरी तरफ मैं आपको बताया था कि जनाब अगर मेरा ये लैपटॉप अभी गिर के टूट जाए तो मैं आज की क्लास ख़त्म नहीं करूँगा, दूसरा लैपटॉप मंगवाऊँगा और सब कुछ यहीं से शुरू कर दूँगा। सर ये बुनियादी तौर पे रिजिलियंस है, काम चलता रहे, काम नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है, बिजनेस रिडंडेंसी इंश्योर दैट द एसेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर और ऑनलाइन ये ऑपरेशन होनी चाहिए, चाहे प्रॉब्लम आई है तो भी, प्रॉब्लम के दौरान भी। सर एक बंदे का दिल का ऑपरेशन हो रहा है और पीछे लाइट चले गई है, तो अब वो दिल खोला हुआ है, वो बैठ जाएंगे चाय लेके आओ यार 15 मिनट तक लाइट आनी है, या उसको इलाज करना चाहिए? सर उसका इलाज करना चाहिए, ये एक इतना सेंसिटिव काम है कि इसमें डिले नहीं आना चाहिए। तो सर इसको कहते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद आ गए ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज में, अगर वन सर्विस गोज ऑफलाइन ड्यू टू पावर आउटरेज, द फेल ओवर मैकेनिज्म जो है ना ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है बैकअप की तरफ ताकि सिस्टम चलता रहे। सर जी दिस इज कौन सा? रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। तीसरा क्या? सिक्योरिटी बाय डिजाइन।
अच्छा ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर का नक्शा बना लिया, घर तामीर हो गया और फिर आपने कहा यार चोरी को तो सोचना चाहिए था, वो हमने सोचा ही नहीं। नहीं सर, जब आप घर का नक्शा बना रहे होते हैं तो उस वक्त सिक्योरिटी को अपने डिजाइन में रखते हैं। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अक्सर लोग जब ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऊपर उन्होंने चौकी बनाई होती है गन मैन के लिए, यानी जब वो डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने सिक्योरिटी को अपने प्लान में रखा। वो कहते हैं एंटायर सिस्टम, ये अप्रोच कहती है ये कि एंटायर सिस्टम जो है ना इज प्रोटेक्टेड और फ्रॉम पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, reducing the risk of data breaches, cyber attack and authorized access. Security by design में क्या शामिल है? Encryption शामिल है, access control शामिल है, intrusion detection system शामिल है और regular security audit शामिल है। की प्रिंसिपल में क्या आया? Encryption आया, sensitive data should be encrypted both in transit and at rest, ensuring that if unauthorized individual access the data they cannot read or use it. Sir ji, access control, role based access control limits access to sensitive data or function based on the user role within the organization. This minimizes the risk of internal threat. आपने access को control करना है, आपने intrusion detection prevention करनी है। यार ये वाली बातें तो अब रिस्क पढ़ने के बाद ज़्यादा सीधी सीधी लग रही हैं और सर समझ आ रहा है? तो ये आ गया सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन। मैं वैसे आपको मशवरा भी यही दूंगा, आपने पेपर के लिए भी तैयारी करनी है तो इसी तरतीब में ही करनी है सर जी। उसके बाद आ गया स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपका सिस्टम ऐसे डेवलप होना चाहिए कि कल को सिस्टम बढ़ जाए तो आपका सिस्टम उसको सपोर्ट कर सके। मिसाल के तौर पे हमने ब्रांच खोली और हमारी अभी इब्तिदा में 3 ब्रांचेज हैं, तो क्या हमें अपना सिस्टम ऐसा लेना चाहिए कि वो 3 ब्रांचेस को सपोर्ट करे, या सिस्टम ऐसा लेना चाहिए कि यार वो एक्सटेंडेबल हो, ब्रांचेस 6, 8, 10 हो जाए तो भी उसको सपोर्ट कर सके? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये होती है स्केलेबिलिटी। आईटी सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि दे कैन अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ। हमारा सिस्टम जो है, जो हमारा पोर्टल है, अगर 5000 स्टूडेंट हमारे पास और भी आ जाए तो ये पोर्टल उसको सपोर्ट करेगा। पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफन एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन इन डिमांड रिक्वायरिंग सिस्टम दैट कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट रिसोर्सेज एज नीडेड। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बाज़ औक़ात फ्लक्चुएशन इन डिमांड। अच्छा एक तरफ तो ये बढ़ोतरी आपके साथ आ रही ना, बाज़ औक़ात कम होना भी होता है। आपने बाज़ औक़ात चीज़ें सुकड़ भी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं, तो आपने मिसाल के तौर पे फ्लेक्स स्केलेबिलिटी, सिर्फ स्केल अप नहीं स्केल डाउन भी हो सकती है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे हमारे पास जनाब 200 बच्चा आया हुआ है और हमने क्लास में ये बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर अब बच्चे सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास बच्चे 50-60 ही फिजिकल आ रहे हैं, तो हम उस कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे और क्लास को छोटा कर देंगे, 10 एसी की बजाय 4 एसी चला के काम चला लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये होती है स्केलेबिलिटी के, कम भी किया जा सके, बढ़ाया भी जा सके। मेरे जी ड्राइव पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है सर जी, जी ड्राइव पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, उसमें एक ऑप्शन है 100 GB की, एक ऑप्शन है 200 GB की। पहले डाटा बहुत ज़्यादा था, मैंने अब अपनी हार्ड ड्राइव पर रख लिया है। पहले डाटा 175 GB का था, अब डाटा 27 GB का है। अब मैंने 100 GB वाला पैकेज दिया हुआ। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो स्केलेबिलिटी में अप तो होता है, साथ डाउन भी होता है। सर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों लफ्ज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है नई टेक्नोलॉजीज के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करना, टूल्स सर्विसेज एंश्योरिंग दैट दे कैन अडॉप्ट टू इवॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर मैं की कंसिडरेशंस की बात करूं तो क्लाउड सर्विसेज में क्या शामिल है? लिवरेजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू डायनेमिकली स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन। मैंने क्लाउड के बारे में बात बता दी। वर्चुअल मशीन्स, आपको एक बात बताऊं, आपकी वेबसाइट जो होती है, आप नई वेबसाइट बनाते हैं, इस वेबसाइट को रन करते हुए आप जब क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग होती है। ये प्रोसेस कौन करता है?
ये प्रोसेस सर्वर करता है, वो सर्वर जो उस वेबसाइट को चला रहा होता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो अब अगर 50 लोग एट द सेम टाइम क्लिक वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा, सर्वर ज्यादा दरकार होंगे। यस, अब होता ही है कि आई कैप में जब रिजल्ट आता है, आज जैसे सीफैप का रिजल्ट था, आई कैप में रिजल्ट आया तो उस दिन 10,000 लोग एक्सेस कर रहे होंगे। आई कैप में जब रिजल्ट आया तो 10,000 लोग सर्वर को एक्सेस कर रहे होंगे, अब वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे। अब अगर 10,000 लोग एकदम आ जाएंगे और तो वेबसाइट उसको कैसे, वरना आमतौर पे क्या होगा, अगर सर्वर लिमिटेड होंगे या सर्वर की सपोर्ट नहीं होगी तो आप क्लिक करेंगे, वो क्या करने लग जाएगा, वेटिंग का साइन देने लग जाएगा। अच्छा, अब इस केस में होता क्या है कि हमने एक ऑप्शन ली होती है कि जैसे ही लोग बड़े मजीद सर्वर अटैच कर दिए जाएं जो फौरी तौर पे प्रोसेसिंग करें, और जैसे ही लोग कम हो तो सर्वर्स को डीअटैच कर दिया जाए। जितनी सर्विसेज हम लेंगे उतने पैसे हम दे देंगे। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बुनियादी तौर पे यहाँ पर भी वो ये वाली बात कर रहा है कि ई स्केलेबिलिटी का मतलब है कि ईद के दिनों में जब आपकी वेबसाइट पे रश हो गया तो आप ज़्यादा सर्वर अटैच करते हैं। वो एग्जांपल देता है नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स पे सैटरडे संडे वाले दिन वीकेंड पर बहुत ज़्यादा लोग मूवी देखते हैं, उस वक्त एडिशनल सर्वर अटैच कर दिए जाते हैं, और जब वीकेंड ख़त्म होता है तो डीटैच कर दिए जाते हैं, और जितनी सर्विस आप लेते हैं उतने आपको पैसे देने पड़ते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ पर भी वही स्टोरी है। क्लाउड सर्विसेज में वर्चुअल मशीन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, enable organization to run multiple, बेसिकली वर्चुअल मशीन तो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है कि वो कहता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, एक मशीन पर मल्टीपल सर्वर्स रन कर लें जिससे रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, मैंने आपको ये जो बात बताई है सर्वर की सपोर्ट और प्रोसेसिंग वाली, ये वाली जो बात है ये बुनियादी तौर पे स्केलेबिलिटी में भी लिखी हुई है। सर जी, अच्छा जी, ये 4 तरह के उसने आपको आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर बताए। सबसे पहले कौन सा बताया? मॉड्यूलर। दूसरे नंबर पे क्या बताया? रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। तीसरे नंबर पे क्या बताया? सिक्योरिटी बाय डिजाइन। चौथे नंबर पे क्या बताया? स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा जनाब, मैं अब इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आने लगा हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। पहली बात तो ये बताएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो उसने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुनियादी तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई ऐप बना लेते हैं, कोई वेबसाइट बना लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लें एक, जिस तरह एक मशीन एक प्रोडक्ट बनाती है, इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर बनाता है। सर समझ आ रहा है? दूसरे ऐप बनाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती है? वो कहता है ये मुख्तलिफ तरह की होती है, एंड वो कहता है ईच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना मकसद होता है। बाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, हेल्प डेवलपर वर्क फास्टर, मेड फॉर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ टास्क। ईच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना मकसद है, अपनी यूनिकनेस होती है। कितनी तरह की है? एक है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है दे आर वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, डिफिकल्ट टू राइट एंड मेंटेन अंडरस्टैंड। लो लेवल लैंग्वेज
आर यूज्ड इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ये लो लेवल लैंग्वेज है, दो तरह की होती है, एक असेंबली और एक मशीन कोड, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। High level language allows developer to focus on logic and problem solving rather than hardware detail. High level language incorporates features like automatic memory management and built-in libraries. High level language are widely used for web development, data analysis, software application. Sir, high level language में ये वाली, अब लो लेवल और हाई लेवल में क्या नतीजा निकला? लो लेवल हार्डवेयर के ज्यादा करीब होती हैं, हार्डवेयर को मैनेज करने के काम आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लो लेवल लैंग्वेज से बनाया जाता है या डिवाइस ड्राइवर्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में कहा हाई लेवल लैंग्वेज ये अंग्रेजी के ज्यादा करीब होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और डेवलपर फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, हार्डवेयर पे फोकस नहीं करता, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर फोकस्ड होती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात। तीसरी बात ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज। हाई लेवल लैंग्वेज आर वाइडली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, scripting languages are interpreted rather than compiled, meaning the code is executed line by line at runtime, which eliminates the need for separate compilation steps. SLs are useful for web development, automation and quick application development. SL are useful for web development, automation and quick application development. ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब यहां पर मेन डिफरेंस क्या है जरा सुनिएगा। अच्छा, होता ये कि जब आप एक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक कोड लिख लेते हैं, उसके बाद उसको रन करते हैं, इस रन को कहते हैं कंपाइल करना, और उसके बाद जब वो रन हो जाता है तो वो चलता है और उसके बाद आप उस पर काम कर पाते हैं, ये चेक कर पाते हैं कि ये एग्जीक्यूट होके कैसा चल रहा है। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इनकी खास बात ये होती है कि पूरा कोड लिखकर इसको रन नहीं करना होता, बल्कि जो लाइन लिखेंगे उसके बाद देख लेते हैं कि इस लाइन की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर पे। तो इस वजह से इसको कहा जाता है दे आर इंटरप्रेटेड रादर देन कंपाइल। कंपाइलेशन का मतलब ये पूरा कोड लिखकर रन करके चेक करेंगे क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में इंटरप्रिटेशन होती है, कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, हर लाइन जो लिखेंगे उसका इंपैक्ट आप देख पाएंगे, ये नहीं कि एंड पे पता चलेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मेन डिफरेंस ये है, और ये वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और क्विक एप्लीकेशन के काम आती है। इसमें पाइथन, PHP और जावास्क्रिप्ट भी है। सर जी, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आगे आ गया डोमेन्स। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो डोमेन स्पेसिफिक होती है, जो एक खास टाइप की होती है। जैसे डेटाबेस की एक लैंग्वेज है SQL, ये डेटाबेस स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इसी तरह ही R है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, HTML है वेब डिजाइन के लिए। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड टास्क को ईजियर कर देती है एंड यूजफुल कर देती है फॉर प्रोफेशनल वर्क इन स्पेसिफिक फील्ड। एग्जांपल्स ऑफ किचन फॉर चाइनीज फूड कुकिंग एंड पाई कुकिंग। हाँ, अब ये मैंने एक एग्जांपल दी थी बच्चों को समझाने के लिए कि यार देखो मेरी बात सुनो, किचन जिस आइटम को तैयार करना होता है ना, उस आइटम में, जिस आइटम को जिस किचन में तैयार करते हैं उस किचन में उस तरह की चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे जो किचन जहां पर चाइनीज फूड बनना होता है ना, वहां पर उससे रिलेटेड आइटम होती है। मिसाल के तौर पे उस किचन में चावल होंगे, चिकन होगा, कॉर्नफ्लोर होगा, छुरियां होंगी जिससे वो काट रहे होंगे। लेकिन जिस किचन के अंदर आपने पाए बनाने हैं, उसके अंदर बड़े बड़े प्रेशर कुकर होंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
जब आइटम बनाने वाली आइटम मुख्तलिफ है तो वो चीज़ भी वैसी होगी। ये जो बुनियादी तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दे आर लाइक किचन, जो आइटम बनानी है उस आइटम की तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी उसको तैयार करने के लिए। तो वो ये कहता है कि जनाब अगर आपने डेटाबेस की बात करनी है तो उसके लिए SQL बेहतर है, वेब डिज़ाइनिंग की बात करनी है तो HTML बेहतर है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करनी है तो R एक लैंग्वेज है वो बेहतर है। सर जी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम अब पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आ गए हैं, और इसमें सबसे पहले है पाइथन। सिंपल, फ्लेक्सिबल, यूज फॉर वेबसाइट डाटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, कोड बिल्कुल प्लेन इंग्लिश जैसा है। पाइथन ऑल्सो हैज मैनी हेल्पफुल ये लाइब्रेरी का क्या मतलब है? आपने कभी नोट किया कि आप मैसेज लिख रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का CONG डालते हैं तो उसके नीचे ऑप्शन में आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वो वाला बटन दबाते हैं तो वो लिखा जाता है। इसका मतलब है वो लाइब्रेरी और वो टूल हेल्प कर रहा है आपको। इसी तरह लैंग्वेज में जब आपने कोई चीज़ बनानी होती है तो लाइब्रेरी होती है जो आपको हेल्प कर देती है। ऐसे समझ लें कि रेडीमेड आइटम है जो मौजूद है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किचन में एक चाइनीज आइटम बनानी है, उसके लिए आपको केचप चाहिए, तो केचप रेडीमेड मौजूद है ना, ये कि टमाटर से पहले आप केचप बनाएंगे और फिर केचप इस्तेमाल करेंगे चाइनीज बनाने में। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये ना बुनियादी तौर पे इस तरह की चीज है कि पाइथन इट्स कोड इंग्लिश की तरह का, इसमें हेल्पफुल लाइब्रेरी मौजूद है। ईजियर फास्ट टू वर्क विद, रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो जाती है, एक मैप बन जाता है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर बनेगा, ये क्विकली बन जाता है, तो हम क्लाइंट को दिखा के उसके मुताबिक अपना आप इसको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये मेन लैंग्वेज है जिसके जरिए इंटरएक्टिव वेबसाइट में आपने देखा है वेबसाइट पर कॉन्टिन्यूसली डाटा मूव कर रहा होता है, इंटरएक्टिव होता है सर, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। इसके ज़रिए एनिमेशन और बटन लगाए जाते हैं, कंटेंट स्क्रीन चेंज करती है। इसके अंदर टूल्स होते हैं जैसे रिएक्ट, नोड.js, एंगुलर। जावास्क्रिप्ट किस मकसद के लिए यूज़ होता है? फ्रंट एंड बनाने के लिए भी होता है, बैक एंड बनाने के लिए भी होता है, और मोबाइल ऐप बनाने के लिए भी होता है। जावास्क्रिप्ट की सबसे खास बात है कि हर ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है, तो ये हैंडल कर सकती है टास्क इन द बैकग्राउंड। सर जावा की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा इज पॉपुलर फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन और वेब बेस्ड सर्विसेज। इट्स राइट ओनली और रन एनीवेयर capability allows code to execute on any platform with a compatible runtime, enhancing portability. Write once, run anyway. Write once, run anyway. Capability allows code to execute on any platform with the compatible runtime, enhancing portability. Java strong typing and extensive library, यहाँ पर भी लाइब्रेरी है जो कि लोगों को बड़ी हेल्पफुल होती है। C++ ये एक नई चीज़ है। C++ की खास बात यह है पावरफुल लैंग्वेज है। सबसे अहम बात यह है कि ये हेल्पफुल होती है, कंप्यूटर की मेमोरी और हार्डवेयर को कंट्रोल कर लेती है। अब आपको पता है ये जो हार्डवेयर को कंट्रोल करती है ये कौन सी लैंग्वेज होती है? लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर को कंट्रोल करती है। अब ये इसके अंदर लो लेवल वाली खसूसियात है, इसलिए इसको मीडियम लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सर समझ आ रहा है तो अंग्रेजी में यूज ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में यूज होता है, मशीन और डिवाइसेस के अंदर सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है। हाई परफॉर्मेंस एप्स, गेम्स वगैरह अक्सर C++ पे बनी होती हैं। C++ अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को कि मैनेज करें मेमोरी खुद, और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और जेनेरिक प्रोग्रामिंग है, और आप कॉम्प्लेक्स और हैवी प्रोजेक्ट बना सकते हैं C++ में। SQL क्या है? डेटाबेस के लिए ये परफेक्ट है, रिलेशनल डेटाबेस के लिए। इसके जरिए क्यूरी करना, अपडेट करना और मैनेज करना डेटाबेस को आसान है। SQL डिक्लेरेटिव नेचर, जिसके अंदर आप यूजर स्पेसिफाई करता है कि वो क्या चाहते हैं,
और ये उसे कर देता है, रादर देन कि वो कैसे करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशन को सिंप्लीफाई कर देती है एसक्यूएल। सर ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था, मैंने इसके वाले से ये डिस्कशन कर दी। पानी पीना था यार, नहीं है जग। मैंने कहा भाई मैं पानी पीना चाहता था, जग नहीं है। आप कुछ और सुन रहे हैं सर।